हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। देखो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें से हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 20 एमसीक्यू बच्चों, ठीक है। कितने? 20 एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं। अगर आप इन 20 एमसीक्यूज को अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हैं और अच्छे से, ठीक है, उसमें आपका 20 में 20 नंबर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप सभी लोग 20 में 20 अंक एमसीक्यूज कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आप सभी की तैयारी कितनी हो पाई है, कितना आप लोग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बी है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। सी क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट बच्चों। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। देखो, आपको करना क्या है भाई? आपको अपनी नोटबुक उठाना है, एकदम ईमानदारी से। अगर पहले का आपका बी सही हो रहा है, मतलब आप जो भी टिक कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर जो भी हम आंसर बताएंगे उसको मिलाना है। तो जितना आपको आता है, ठीक है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि हमारा इतने में से इतना सही हुआ। 20 में से 15 सही होगा, 15 लिखना है। 17 सही होगा, 17 लिख दीजिएगा। 20 में से 20 सही होगा तो आप ईमानदारी पूर्वक उसको लिखेंगे, आपको ही बेहतर लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। प्रश्न 2 क्या है, इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न 2 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, देखो बोला क्या जा रहा है, एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। बी क्या है? इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। सी क्या है? यह एक कार्बनिक अम्ल है। डी क्या है भाई? यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो बच्चों, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है बच्चों? कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे आप लोगों ने क्या कमेंट किया? ऑप्शन नंबर बी या सी? ध्यान दीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ देखिए, प्रश्न 3 क्या है? धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? तन्यता कहते हैं। ध्वनिकता कहते हैं बी में। सी में क्या है? आघात वर्धनीयता कहते हैं। या डी चालकता कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को भैया क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न 4 क्या है भाई? इसको ध्यान दीजिएगा जरा। प्रश्न 4 क्या बोला जा रहा है? प्रश्न 4 में है, इधर देखिए। प्रश्न 4 है, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है किसका? बोला जा रहा है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, या डी है टिन का। तो आप सभी को जल्दी से कमेंट्स करना है भाई। ये बकमिस्टन फुलेरिन किसका अपर रूप है भाई? ध्यान दीजिएगा इसको। तो आप लोग बताइए जल्दी से भाई, किसका अपर रूप है ये? तो हम बताते हैं भाई, ये किसका अपर रूप है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। बकमिस्टर फ्लोरीन एक कार्बन का अपर रूप है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है। प्रश्न 5 में क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा भाई, क्या है? देखिए, प्रश्न 5 क्या है भाई? प्रश्न 5, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम बताना है एथिल अल्कोहल का। तो ऑप्शन ए है एथेनॉल, बी है मेथेनॉल, सी है एसिटिक अम्ल, डी है एथोनोइक अम्ल। तो बच्चों, क्या होता है एथिल अल्कोहल का? एथेनॉल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OS ना। ठीक है बच्चों, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनॉल। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है? टीएनटी एक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? टीएनटी। टीएनटी यानी क्या होता है भाई?
जल्दी से कमेंट्स करिए भाई अगर आपको आता है तो देखो दोस्तों, टीएनटी क्या है भाई, एक ध्यान दीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टीएनटी का? ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो टाउलिन। क्या? ट्राई नाइट्रो टाउलिन क्या होता है? टीएनटी। टीएनटी इसका क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टाउलिन इसका एक फुल फॉर्म है भाई। और इसका काम क्या होता है ध्यान दीजिए, टीएनटी एक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्लास्टिक है, बी दिया गया है औषधि है, सी दिया गया है विस्फोटक, डी क्या दिया गया है कृत्रिम रेशा। तो अगर आपको आता है तो अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिख लीजिए, हम बताने चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, टीएनटी एक क्या है भाई? विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक है, जो कि देखो ट्राई नाउ ट्राई नाइट्रो टाउलिन क्या होता है इसका? ये फुल फॉर्म है। और इसको ध्यान दीजिए, यह एक जो है दोस्तों, यह एक हल्का पीला, क्या? हल्का पीला, हल्का पीला ठोस, क्या? ठोस कार्बनिक, क्या दोस्तों? हल्का पीला ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है टीएनटी। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन यौगिक है। ठीक है बच्चों, क्या है ये जो टीएनटी? हल्का पीला ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है। ठीक है, जो जो मुख्य रूप से मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? विस्फोटक के रूप में। किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक, जो कि ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है टीएनटी का। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 7 क्या है इसको देख लेते हैं भाई। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जरा इसको देखते हैं भाई। तो यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? ऑप्शन नंबर ए है सी के, बी है एन ए के, सी है एमजी के, डी है एसएन के। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? एसएन के। ठीक है, एसएन यानी क्या होता है भाई? टिन ना। टिन क्या है? एक पदार्थ है, तत्व का नेम है। तो एसएन का ऑक्साइड उभयधर्मी है। ठीक है, टिन के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा भाई। पादपों में वायु प्रदूषण, देखिए प्रश्न नंबर 8 है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन, डी है प्रोटीन। तो भैया पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है भाई? ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे जरा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वायु प्रदूषण कम करती है पादपों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। प्रश्न 9 देखिएगा इधर, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है एक जोड़ी, बी है दो जोड़ी, सी है तीन जोड़ी, डी है चार जोड़ी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी इज राइट, तीन जोड़ी। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तीन जोड़ी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है, जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 10 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम्स, डी है अंतः प्रद्रवी जलिका में। तो आपको ये बताना है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कोशिका द्रव्य में बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 क्या है? पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में, डी है केंद्रक में। तो बच्चों बताइए, पाइरूवेट के विखंडन से यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ पर होती है? तो जरा बताना है आप लोगों को। तो यह क्रिया कहाँ पर होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 क्या है?
मानव हृदय में कक्षों या बेसमो ना, चेम्बर जिसे बोलते हैं, तो चेम्बर, चेम्बर की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सभी को पता होगा भाई, 4 होती है। मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 क्या पूछा जा रहा है? पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? ऑप्शन नंबर ए है दाएं अलिंद में, पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है? दाएं लिंद में, या फिर बाएं लिंद में, सी है बाएं निलय में, डी है दाएं निलय में। तो पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है भाई? ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पे? बाएं अलिंद में। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या था भाई? बाएं निलय में। कहाँ पे? सॉरी दोस्तों, बाएं अलिंद में ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 14 क्या है? मनुष्य में पाई जाने वाली, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, क्या दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि पूछा जा रहा है। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है अग्नाशय ग्रंथि, डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों की उत्पत्ति। ये है पुस्तक, ठीक है, पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज। तो कौन है भाई इसके लेखक? डार्विन भाई साहब हैं। ठीक है बच्चों, डार्विन, याद रखिएगा। जातियों की उत्पत्ति की पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है? ध्यान दीजिएगा, 16 में, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब जो है उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब जो होगा, इमेज जो होगा, अगर सीधा बनता है किंतु दूर रखने पर जो इमेज होगा उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर है इसमें का? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण होगा वो। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखते हैं तो भाई प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है, किंतु दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वह दर्पण होता है कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए भाई किसके द्वारा? उतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, सी है पश्चमाभि द्वारा, डी है परिचारिका द्वारा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए भाई कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट बच्चों। किसके द्वारा? पश्चमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चमाभि द्वारा इसका जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का मापक यंत्र है, मापक यंत्र बताना है, धारा मापी, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है बच्चों, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का ओ सॉरी विभवांतर का मापक यंत्र कौन है? वोल्ट मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? तो कहाँ पे होगा? ए हीटर में, बल्ब में, ये बल्ब है बल्ब। ठीक है, दोनों में बराबर होगा, डी है दोनों में से किसी में भी अधिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें ज्यादा प्रकाश होगा भाई? बल्ब में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बल्ब में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर लास्ट है 20 का। देखिए डायनेमो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? आवेश। ऑप्शन नंबर ए है आवेश, बी है वैद्युत वाहक बल, सी है वैद्युत क्षेत्र, डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनेमो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? बताइए जरा, ये क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है डायनेमो। तो आई होप आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा। आपको इसमें से कितना आपका सही हुआ है जरा हमें कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए, और अपने फ्रेंड में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को।